हेलो बेटा, आई एम ऑडिबल? ठीक है। आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का जो सिलेबस है लगभग लगभग 80% के आसपास कंप्लीट हो चुका है, कहीं कहीं 90 के आसपास भी पहुंच गया है। तो अब बात आती है कि सर सिलेबस तो हो गया, अब कौन सी बेस्ट स्ट्रेटेजी है कि हम रिवीजन परफेक्ट कर पाएं और वास्तव में अपनी कमियों को एनालिसिस कर पाएं। ठीक है, क्योंकि मेहनत देखो सबने की है और सब बच्चे मेहनत करते हैं, और सही स्ट्रेटजी यानी लास्ट के जो 2-3 महीने होते हैं ना, जो इसको अच्छे से फॉलो कर ले गया, जो इसको प्लान कर ले गया, बस वही विजेता है। ठीक है, तो अब लास्ट की स्ट्रेटजी क्या होगी जिसमें आप रिवीजन भी कर पाओ, अपनी कमियों को आइडेंटिफाई भी कर पाओ, उस पर काम भी कर पाओ। सिंपल सी बात। तो एक ऐसा प्लान हम लोग लेकर के आए हैं, अगर आपने उसको फॉलो कर लिया तो मैं 100% कहता हूं, अगर आप आज यहां पर हो तो 100% अपने जो टेस्ट दे रहे हो उसमें आप यहां जरूर पहुंचोगे, ये मेरी गारंटी है। मतलब रिवीजन तो बच्चे अपने आप भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो दो चीजें हैं। हाँ, जैसे सर ने कहा दो तरीके हैं रिवीजन के, या तो आप खुद रिवीजन कर लो अपने आप, ठीक है, अपने प्लानिंग करो, ठीक है, अपने हिसाब से चीजें बनाओ और रिवीजन करो, पर इसमें कहीं ना कहीं अंदर से मोटिवेशन नहीं आता है सर बच्चों को। ठीक है, बच्चा समझ नहीं पाता कि आज मैं कितना रिवीजन करूं, कल कितना रिवीजन करूं, उसकी एनालिसिस कैसे करूं, कोई फोर्स चाहिए। हम इंडियंस हैं, इंडियंस बिना फोर्स के काम नहीं करते। थोड़ा सा एक डंडा है ना, डंडा पीछे से डंडा पड़ता है, एक फोर्स लगता है, तब मोटिवेशन आता है, यार अब मुझे करना है। और उसको डेडलाइन दे दी जाए ना कि तुझे इतना करना है और इतने डेट तक करना है, तो वो कर ले जाता है। करने में मतलब गजब है, बस उसको एक प्रेशर चाहिए। तो दो तरीके हैं, जैसे सर ने बताया, या तो आप खुद सेल्फ मोटिवेटेड हो, ठीक है, रिवीजन करो, स्टार्ट कर दो और एनालिसिस करो, टेस्ट दो। एक तरीका तो ये है। अगर आप ऐसा कहीं ना कहीं आप स्टार्टिंग में मोटिवेट होते हो फिर डाउन हो जाते हो, तो आपको एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी। सर वो बेहतरीन स्ट्रेटेजी एक बार दिखाएं बच्चों को। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो बेहतरीन स्ट्रेटजी क्या हो सकती है वो? ठीक है, अब समझो मेरी बात। जैसे अभी हमने बताया आपका लगभग 80% कोर्स हो चुका है। ठीक है, दो तरीके हैं रिवीजन के, या तो सेल्फ मोटिवेट होकर के रिवीजन करो, या आप AIATS को मतलब AITS को फॉलो कर लो। ठीक है, अगर आपने इसको फॉलो कर लिया, कहीं भी आप पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, पर आपने अगर एक प्रॉपर तरीके से प्लान को फॉलो कर लिया, उसमें आपकी डेट हमने फिक्स कर दी, इस डेट को ये टॉपिक आपको रिवाइज करने ही करने हैं। जैसे होमवर्क देते हैं ना हम लोग, ठीक है, कि बेटा ये डेट है, इस डेट को आपको इतना टॉपिक कवर करना है। आपका टारगेट छोटा सा है, बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। आपका टारगेट हर सब्जेक्ट के 2 चैप्टर हैं या 3 चैप्टर हैं। ठीक है, तो आप अंदर से मोटिवेट होते हो, सर ठीक है आपने मुझे ये डे दिए हैं, ये चैप्टर हैं, हम इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आप उसको फॉलो करोगे, प्रॉपर तरीके से उसकी मेहनत करोगे, प्रॉपर तरीके से उस पर काम करोगे, और वो दिन आएगा जिस दिन आप उसको देखोगे कि यार मेरी मेहनत कैसी है, मैंने प्रॉपर रिवीजन किया या नहीं किया। ठीक है, आपने रिवीजन किया, आपने एक AITS को फॉलो किया, उसने एक टारगेट दिया, छोटा टारगेट दिया, उस टारगेट को आपने अचीव किया, तब आपके अंदर फीलिंग आएगी यार टारगेट मिला था, मैंने अचीव किया। ठीक है, अब मेरा अगला टारगेट क्या है? तो जब अगला टारगेट पे जाओगे उससे पहले आपको देखना पड़ेगा कि वास्तव में आप सही चल रहे हो या नहीं चल रहे हो, यह भी एनालिसिस करनी पड़ेगी। तो इसके लिए बेस्ट तरीका क्या है उसको एनालाइज करने का? जैसे उस समय नो डाउट पहला टेस्ट है, तो पहले टेस्ट में हो सकता है आपके मार्क्स कम आए, डीमोटिवेट नहीं होना, क्योंकि यही तो हमें करना है, यही तो हमें करना है, रिवीजन करना है और प्रॉपर एनालिसिस करनी है। यार कहां पर हम मात खा गए, कहां हम कमियां कर गए। देखो कमियां हम इंसान हैं, करते हैं भाई, पढ़ने के तरीके में कमी करते हैं, ठीक है, पर हम इंसान हैं, हम इंप्रूव भी करना जानते हैं। तो इंप्रूव करने के लिए प्रॉपर आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी, उसमें हम सब लोग मिलकर के बेहतर तरीके से आपके साथ हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से, और समय से समय आते रहेंगे और आपको एनालिसिस करने के तरीके बताते रहेंगे। पर अभी आपको क्या करना है? सबसे पहले एक बुकलेट बनानी है, एनालिसिस की बुकलेट बनानी है। ठीक है, जैसे उसमें रॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, कितने आपने उसमें रॉन्ग किए, कितने राइट किए, राइट तो ठीक है, पर रॉन्ग कितने किए, रॉन्ग किस वजह से हुए, क्या टॉपिक में कोई कहीं आपकी सिली मिस्टेक हुई, या टॉपिक आपका वीक था, कहां वो कमी थी। ठीक है, उस कमी को पॉइंट आउट करोगे, रॉन्ग मतलब लिखोगे उसको कि यार ये टॉपिक मेरा एक्चुअल में वीक टॉपिक रह गया, इसको मैंने प्रॉपर से रिवाइज नहीं कर पाया, या रिवीजन किया था मैंने पर जिस तरीके से करना चाहिए था उस तरीके से मेरा रिवीजन नहीं हुआ। तो आप उसको पॉइंट आउट करोगे, रॉन्ग क्वेश्चन की अपनी कॉपी बनाओगे। ठीक है, लिस्ट ऑफ वीक टॉपिक लिखोगे, यार ये मेरे वीक टॉपिक हैं, नेक्स्ट राउंड के अंदर इन्हीं पर मुझे काम करना है। ठीक है, ये डेटा है जो मैं भूलता हूं,
इस टेस्ट के अंदर इस डेटा को मैं अलग से पॉइंट आउट करूंगा। मतलब ये बेस्ट स्ट्रेटजी है रिवीजन की, ठीक है। रिवीजन के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आप करोगे ही, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है हम लोग ऑलरेडी, ठीक है, तरुण सर आपको डोपा प्राइम दे रहे हैं, ठीक है, मैंने ऑलरेडी बीएमएस प्राइम आपको देना चालू कर दिया है, और अभी, ठीक है, यहां सीडीएस मतलब सीएसडी प्राइम, ठीक है, सीएसडी प्राइम सर देने वाले हैं केमिस्ट्री के अंदर। ये बहुत गजब के क्वेश्चन सर ने सेलेक्ट किए हैं, अगर वो आपने कर लिया, ठीक है, तो केमिस्ट्री झकास हो जाएगी, ठीक है। तो ऑलरेडी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस हम तीनों मिलकर के आपको दे ही रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल दे रहे हैं, ठीक है, पर साथ में और कैसे इंप्रूव किया जाए, उसके लिए आपको प्रॉपर तरीके से अपने नोट्स को पलटना है एक बार, ठीक है, जो भी वीक पॉइंट है उनको। और अगर मान लो, ये सर्वे सर की स्ट्रेटेजी है, सर्वे सर ने दिमाग लगा के उन्हें कहा कि सर अगर आप जरा बताओ कि किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने सर से डिस्कस किया, सर हमारा जैसे बायोटेक्नोलॉजी है उसमें रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से 3 क्वेश्चन लगभग हर साल आते हैं। तो सर ने कहा यार रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की अगर बच्चों को डट के प्रैक्टिस करा दी जाए, ठीक है, जैसे क्लोनिंग वेक्टर जिसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं, इसी की प्रैक्टिस करा दी जाए तो मजा ना आ जाए। तो ऐसे पूरे ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी में वो सब टॉपिक जहां से क्वेश्चन भर भर के आते हैं और उन्हीं सब टॉपिक पर आपको डट के प्रैक्टिस करा दी जाए तो मजा आ जाएगा ना। तो बस उस स्ट्रेटजी को हम लोग मिलके एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, और कैसे करेंगे वो हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो ये एक तरीका है जिससे आप अपने वीक टॉपिक या अपने वो टॉपिक जिसको नीट में मतलब जिस पर बहुत मल्टीपल क्वेश्चन आते हैं उनको अगर मजबूत कर लिया जाए तो आप 100% 100 से 150 क्वेश्चन तो यूं ही 100 से समझ रहे 100 से 150 मार्क्स तो आप यूं ही ऊपर लेके चले जाओगे। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? ठीक है, इसको हम एक स्ट्रेटजी लेकर के आएंगे, बताएंगे। तो फिर मतलब क्या बनाओगे, लिस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट सब टॉपिक इन चैप्टर्स, ठीक है। तो आप समझ रहे हो ना मेरी बात? तो ये आपको प्रॉपर तरीके से लिस्ट आउट करना है जिसमें हम सब लोग मिलकर के भी हेल्प करेंगे, ठीक है। सर थोड़ा बताओगे किस तरीके से हम लोग इसमें हेल्प करने वाले हैं? देखो बच्चों, आप लोगों को ये बात तो पता चली गई है कि आप रिवीजन किसके थ्रू कर रहे हो, मगर रिवीजन करना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि आपने क्वेश्चन लगा लिए, आपके नंबर आ गए, मगर आपने पेपर दिया ही क्यों? पेपर 2 वजह से दिया गया, एक हमारी रिवीजन हो जाए, दूसरा हमें अपनी कमियां और हमें अपनी स्ट्रांगनेस पता चल जाए और मैं मार्क्स को इंप्रूव कर पाऊं। तो पेपर देना एक स्टेप है, दूसरा स्टेप है मार्क्स को इंप्रूव करना, है कि नहीं सर? और मार्क्स को इंप्रूव करने का तरीका ये है हम लोगों के हिसाब से, क्या, एक रॉन्ग क्वेश्चन की कॉपी बनाओ, जितने क्वेश्चन टेस्ट में रॉन्ग होते हैं उनकी एक कॉपी बनाओ, बायोलॉजी क्वेश्चन भी लिखो, केमिस्ट्री के भी लिखो, फिजिक्स के भी लिखो और उनके सॉल्यूशन लिखो। आपको वो क्वेश्चन रिवाइज नहीं करने हैं जो आपके पहले राउंड में निकल गए हैं। 200 क्वेश्चन होंगे, 200 में यदि आपने 150 सॉल्व कर रखे तो उनको कभी रिवाइज ना करो। क्यों? यदि वो पहली बार में निकल गए तो दूसरी बार में निकलने की प्रोबेबिलिटी 99% है। मगर जो 50 क्वेश्चन आपसे पहली बार में नहीं निकले, इसका मतलब या तो सर हम उनका कॉन्सेप्ट नहीं जानते थे या फिर वो कॉन्सेप्ट हमारे वीक है, तो इसका मतलब उनका रिवीजन करना है ना। तो ये जो रॉन्ग क्वेश्चन वाली कॉपी है इसका आप डट के रिवीजन करो, हफ्ते में 2 बार करो, फिर महीने में 3 बार करो, 4 बार करो, इनका रिवीजन करो। ये क्या करेगा? आपके मार्क्स को इंप्रूव करेगा। क्यों? इस तरह से करते करते यदि मान लो आप 50 टेस्ट देते हो और हर टेस्ट में 50 क्वेश्चन ऐसे हैं जो तुमसे नहीं हुए, तो इसका मतलब 2500 क्वेश्चन हुए। तो ये 2500 क्वेश्चन नहीं है, 2500 कॉन्सेप्ट है, जियोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स मिला के। जब 2500 कॉन्सेप्ट तुम्हारे इंप्रूव हो जाएंगे तो 2500 कॉन्सेप्ट मिलके 100 नंबर तो बढ़ा ही देंगे ना। तो नंबर भी बढ़ाना एक स्टेप है, नंबर आना तो आसान है मगर नंबर बढ़ते नहीं है। हम लोगों से बच्चे कितना कहते हैं कि सर हमारे 550 आ रहे हैं, वो 650 नहीं पहुंच रहे हैं। हाँ, रुक गए। ऑफलाइन में देख रहे हैं और बच्चा बोल रहा है कि सर मैं 550 पर रुक गया हूं या रुक गई हूं, सर मैं 600 पर रुक गया हूं या रुक गई हूं, सर मैं 700 मार्क्स नहीं ला पा रहा, सर 650 से 700 कैसे पहुंचेंगे? तो उसी के लिए तो हम स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं, ठीक है। हमने कहा कि आपके मार्क्स रुक रहे हैं, आपको उसकी एनालिसिस करनी है कि एक्चुअल में कहां रुक रहे हैं आपके, ठीक है। वो कौन से टॉपिक हैं जो वीक हैं? क्या आप क्वेश्चन पढ़ने में सिली मिस्टेक कर रहे हो? क्या आपके कंसेप्ट गलत हो रहे हैं? क्या आप ट्रू फॉल्स, ठीक है,
समझ रहे हो ना मेरी बात? इसमें मिस्टेक कर रहे हो या हाउ ऑफ द, ठीक है, इसमें क्वेश्चन आएगा कि ट्रू और फॉल्स के अलावा कि कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं, कितने स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं, यहां गलती कर रहे हो। और इसमें एनसीईआरटी की लाइंस बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है। तो इससे आप अपने नोट्स को पलटोगे और एक्चुअल में उन टॉपिक को उठाओगे जो आपके सिली मिस्टेक हुए हैं या गलती हुई है, जिससे कि आप उन पर काम कर पाओगे, ठीक है। हाँ, ये सिर्फ क्वेश्चन की कॉपी है, इसमें कोई सब टॉपिक इन्वॉल्व नहीं है। ये सिर्फ क्या है, एक क्वेश्चन की कॉपी है कि जो क्वेश्चन गलत हो रहा है, मगर हमको पढ़ते समय ये एहसास हो जाता है या क्वेश्चन करते समय ये एहसास हो जाता है कि इस सब टॉपिक के क्वेश्चन हमसे नहीं बनना है, या ये सब टॉपिक हमें पहले से नहीं आते, ये हमें पता होता है। ऐसे सब टॉपिक की, वीक सब टॉपिक की लिस्ट बनाओ, केमिस्ट्री में, जूलॉजी में, बॉटनी में, फिजिक्स में। उनको रिवाइज कैसे करोगे? एक तो सबसे पहले टीचर्स के नोट्स, उससे अच्छा कुछ नहीं होता है। फिर यदि आपको जरूरत पड़े तो आप एनसीईआरटी कर लो भाई, कि एनसीईआरटी से रिवीजन कर लिया, और उस सब टॉपिक के 20 से 25 क्वेश्चन लगा लो, क्योंकि हमारा काम है नंबर इंप्रूव करना। तो एक नंबर इंप्रूव ये करेगा, दूसरा नंबर इंप्रूव ये करेगा। जितने भी तुम्हारे सब टॉपिक हैं जो वीक हैं, उनके नोट्स फिर से बनाओ, उनको फिर से रिवाइज करो, और उनके हर सब टॉपिक के 20 से 25 क्वेश्चन और कर लो। तो ये नंबर इंप्रूव कर रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, जो शायद बच्चा ध्यान नहीं देता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हम लोगों के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो जब हम लोगों ने डिस्कस किया तो ये वाली लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक और चैप्टर। आप यदि अच्छे से नीट का पेपर देखो तो कम से कम 50% पेपर ऐसा होता है जो सब टॉपिक और चैप्टर को रिवाइज करता है, मतलब बार बार उसी जगह से क्वेश्चन आते हैं। हाँ, केमिस्ट्री में जैसे देखो, आप ऑर्गेनिक के कन्वर्जन देखो, हर पेपर में कम से कम 3 कन्वर्जन के क्वेश्चन आते हैं, ABCD वाले। हर पेपर में 2 नेम रिएक्शन से क्वेश्चन आते हैं, नेम रिएक्शन से 2 क्वेश्चन आउट है। हर पेपर में थर्मोकेमिस्ट्री का 1 क्वेश्चन आउट है। हर पेपर में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का 1 क्वेश्चन आउट है, शेप ज्योमेट्री वाला। हर पेपर में क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का 1 क्वेश्चन आउट है। हर पेपर में आप यदि अच्छे से चेक करो जाके तो केमिकल बॉन्डिंग में MOT का क्वेश्चन आउट है। ऐसे सब टॉपिक की लिस्ट बनाओ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बायोलॉजी में तो शायद चैप्टर हैं, क्योंकि सर बता रहे थे हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे ये बात, तो आपने चैप्टर बताए थे, मैंने उनके सब टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप 4-5 साल के पेपर उठा के देखोगे तो अगर मैं हाई वेटेज टॉपिक की बात करूं, मतलब मैं बता रहा हूं एक ट्रिक से नंबर कैसे बढ़ते हैं। बायोटेक्नोलॉजी से 9 से 13 क्वेश्चन तक आए हुए हैं, ओनली बायोटेक्नोलॉजी से, ठीक है। सेल बायोलॉजी से, ठीक है, आप देख रहे हो हर साल 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर मैं जेनेटिक्स की बात करता हूं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात करता हूं, तो जेनेटिक्स मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से 10 से 12 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर मैं नॉर्मल बात करूं तो 24 और लगभग 25 से लेके 30 क्वेश्चन तो मात्र इन 3-4 टॉपिक से ही आ रहे हैं। मैं दोनों जूलॉजी बॉटनी की बात कर रहा हूं, मैं मेन हाई वेटेज टॉपिक, ये तो समझो 25 से 30 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ह्यूमन फिजियो की अगर मैं बात करूं तो ह्यूमन फिजियो में हर चैप्टर का 2 से 3 क्वेश्चन का वेटेज रहेगा ही, ठीक है। और उसमें भी अगर हमें पता है कि सब टॉपिक, ये सब टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट सब टॉपिक हैं जो हर साल आ रहे हैं। जैसे अगर मैं एनिमल किंगडम की बात करता हूं तो एनाड्रोमस कैटाड्रोमस से लगभग क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगर मैं एनिमल किंगडम की बात करता हूं तो तुम्हें याद हो बाउचेरिया बेनक्राफ्टी, लगभग हर साल क्वेश्चन आ रहा है। फाइलेरियसिस, एलिफेंटियसिस, तो कुछ टॉपिक, बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसे फिजिक्स में तो ऑलरेडी ऐसे टॉपिक और सब टॉपिक जो लगभग हर साल पूछे जाते हैं, अगर उन पर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो तो मतलब आधी जीत तो यही हो जाती है। आप समझ रहे हो? तो आधी जीत कैसे हो गई? आप रिवीजन करो। रिवीजन के लिए एक फोर्स होना चाहिए जो आपको बिल्कुल डेट प्रोवाइड कराए, इस डेट को, क्योंकि ऐसे तो क्या होता है ना, बच्चा बिल्कुल सही प्रेशर रहता है, बिल्कुल सही, क्योंकि प्रेशर में हम कर जाएंगे, वैसे हम नहीं कर पाएंगे। अगर हम आपको टारगेट दे दें कि बेटा ये तेरी डेट है, इसमें तो सिर्फ 3 टॉपिक करने हैं, तो तुम कर लोगे। और तुमसे कहा जाए कि पूरी जूलॉजी का रिवीजन करना है, पूरी बॉटनी का करना है, तो तुम रोज पलटोगे, कहां से स्टार्ट करूं, कौन सा टॉपिक उठाऊं, कैसे मैनेज कराऊं, सर्दी का, बिल्कुल सही, ठीक है। तो इसमें मैनेज नहीं कर पाओगे। तो ये आपको एक मतलब समझो टारगेट देगा, उस टारगेट को अचीव करने का टाइम देगा, और ये आपको उस टारगेट में होने वाली गलतियों को आइडेंटिफाई कराएगा। ये जो तरीका बता रहे हैं, इसके अंदर आप उन टारगेट के अंदर अपने मार्क्स को इंप्रूव कैसे करोगे उसके अंदर इंक्लूड करेगा, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए बच्चे मान लो लिस्ट तो बना लेंगे, मगर बुकों में
क्वेश्चन नहीं, बिल्कुल 100% क्वेश्चन आएंगे। मगर बच्चे बेचारे बुक करते हैं या डीपीपी करते हैं, तो क्वेश्चन इन सब टॉपिक के 3 या 4 होंगे, बिल्कुल। तो इनके क्वेश्चन भी बल्क में बच्चों को देने चाहिए। अगर ऐसा दे देना तो सर बच्चे के लिए ये अल्टीमेट होगा, मतलब कोई प्लान आप लोगों को, मतलब हम सब लोगों को मिलकर बनाना पड़ेगा। बिल्कुल बनाएंगे। क्योंकि मुझे ये चीज बहुत अच्छी लग रही है भाई, 720 में से कम 400 नंबर या 350 नंबर का पेपर ऐसा है जो आउट बिल्कुल लगता है। बिल्कुल बिल्कुल आउट है। जब पूरा पेपर आउट है, इसमें 100% इफिशिएंसी यस वो आउट है, और सोचो उस पेपर आउट है, उन सब टॉपिक पे अगर हम 50-100 क्वेश्चन की हर सब टॉपिक पे प्रैक्टिस कर लें तो यार मतलब ये तो पर हम लोग काम करेंगे। अभी हम इस पर काम करके नहीं आए, मगर इस पर हम काम करेंगे। आपको कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपके वो सब टॉपिक जिनसे 100% क्वेश्चन आते हैं वो आपके बहुत तगड़े हो जाए। मतलब अभी है ही नहीं ऐसा कुछ भी, हम वही करने वाले हैं जो अभी है ही नहीं ऐसा। हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए देखो AITS 2.0 ऑलरेडी ठीक है मार्केट, मतलब हम लोगों ने लॉन्च कर दिया है ऑलरेडी हमने, ठीक है यूट्यूब पर भी इसके वीडियो डाल दिए हैं। अब ध्यान रखना, समझना मेरी बात, इसमें सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड हैं, इसको अपग्रेड कर दिया गया है। ठीक है, पहले से इसको काफी अपग्रेड किया गया है। ठीक है, इसमें 6 पार्ट टेस्ट हैं 11th के, ठीक है 11th और 12th के। एक मिनट देखो बच्चों, इसमें 6 पार्ट टेस्ट हैं, 3 11th के पार्ट टेस्ट हैं, 3 12th के पार्ट टेस्ट हैं, 4 फुल टेस्ट हैं, 2 11th के 2 फुल के। इसका मतलब 11th के 5 टेस्ट हैं, 3 पार्ट टेस्ट 2 फुल टेस्ट, 12th के 5 टेस्ट हैं, 3 पार्ट टेस्ट 2 फुल टेस्ट, और साथ में 12 फुल सिलेबस टेस्ट हैं। टोटल मिला के ये 22 टेस्ट होते हैं, टोटल मिला के ये 22 टेस्ट होते हैं। और ये टेस्ट का सिलेबस इस तरह से डिजाइन किया गया है और क्वेश्चन इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड है। हर क्वेश्चन एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, जैसे आप बहुत अच्छे से कर पाए। और साथ साथ में इसके क्वेश्चन हम लोगों ने भी देखे हैं, जैसे एक्यूरेसी हाई मेंटेन हो पाए। अच्छा, इसके पहले टेस्ट का सिलेबस हम आपको दिखा देते हैं, जैसे आपको आइडिया हो जाए। पार्ट टेस्ट 11th में 3 है और फुल टेस्ट 2 है। तो पहले पार्ट टेस्ट 11 का सिलेबस देख लो। जैसे फिजिक्स है तो फिजिक्स में क्या है, बेसिक मैथ है, वेक्टर है, यूनिट एंड मेजरमेंट है, काइनेमेटिक्स है, ठीक है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर। इसी तरह केमिस्ट्री में पूरी फिजिकल केमिस्ट्री है टेस्ट नंबर 1 में। मोल कॉन्सेप्ट, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स रिएक्शन एंड वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। पूरी 11th की फिजिकल केमिस्ट्री है इसमें। इसी तरह बॉटनी और जूलॉजी में है, वो सर बता देंगे आपको। देखो बॉटनी के अंदर ऑलरेडी सेल, यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल, सेल डिवीजन और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें अगर मैं बात करूं कम से कम 10 क्वेश्चन का मटेरियल पहले टेस्ट में ही है। नीट के 10 क्वेश्चन का मटेरियल पहले टेस्ट में है बॉटनी के। ऐसे ही कम से कम 6 से 10 क्वेश्चन का मटेरियल आपका जूलॉजी में है, क्योंकि 3 टॉपिक है, क्योंकि टारगेट छोटा है। आप इस छोटे टारगेट को मतलब रिवाइज कर सकते हो। मैं तुमसे कहूं कि यार ब्रीदिंग करना है, बॉडी फ्लूइड करना है और एक्सक्रीटरी करना है, आप सर ठीक है डेट क्या है, आपको कोई डेट हमने दी, या आप अपनी डेट अपने हिसाब से भी बना सकते हो। ठीक है यार, 7 दिन बाद मैं पहला टेस्ट करूंगा, उसके 7 दिन बाद दूसरा टेस्ट करूंगा। ये टेस्ट जो पार्ट टेस्ट है मेरा 11th का रिवाइज करा देंगे। ऐसे ही मैं फिर फुल 11th का टेस्ट दूंगा, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। फिर मैं 12th के पार्ट टेस्ट करूंगा, फिर टारगेट में अपना बनाऊंगा, ये टारगेट तक मुझे अचीव करना ही करना है। तो धीरे धीरे मैं 11th और 12th कंप्लीट करूंगा, और फिर 12 फुल मॉक टेस्ट लगाऊंगा, जिसके अंदर अपनी पूरी कमियों को आइडेंटिफाई करूंगा, प्रॉपर टाइम लगा के टेस्ट करूंगा। और 1 बजे से लेकर के वही 5:20 का टाइम होता है, उसी टाइम ड्यूरेशन में टेस्ट दूंगा, जिससे कि मेरी अपनी एफिशिएंसी उस टाइम के अंदर मेंटेन हो रही है या नहीं, क्या मैं उस टाइम के अंदर अपने को इको फ्रेंडली फील कर पा रहा हूं, क्या मुझे नींद तो नहीं आ रही। तो ये स्पीड भी मेंटेन करनी है एक्यूरेसी के साथ। यस बिल्कुल सही, ठीक है। तो देखो मक्कारी बिल्कुल मत करना, टाइम के साथ करना, प्रॉपर आपको एनालिसिस करनी है। अपने वीक पॉइंट और अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को क्या नोट करोगे, वीक पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है, जिससे उस पर काम करना है। ठीक है, अपनी नोटबुक पे लिख दोगे कि यार मैंने रिवीजन किया था, उसमें ये मेरे वीक पॉइंट है, अगले रिवीजन के अंदर उसको मैं कवर करूंगा। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना कि इस चीज को अगर फॉलो करो, ठीक है, तो बहुत बेस्ट है, बहुत बेस्ट है। अब ये बात तो हो गई कि रिवीजन करने का बेस्ट तरीका टेस्ट सीरीज है।
उसका रीजन है उसमें एक प्रेशर होता है जिसकी वजह से हम वो कर पाते हैं, और साथ साथ में एक अच्छी एनालिसिस होती है, और उस एनालिसिस से मार्क कैसे इंप्रूव करने वो भी हम लोगों ने बता दिया है। अब देखो ये जो टेस्ट सीरीज है एट होम है, मतलब आपके घर कोरियर करके भेजी जाएगी, उसमें 22 टेस्ट होंगे, कम से कम 30 OMR सीट होंगी, और एक बिल्कुल सॉल्यूशन की बुकलेट होगी, हर पेपर का सॉल्यूशन होगा, उसकी एक बुकलेट आपको दी जाएगी। ये सारी चीजें, और एक प्लानर होगा। किस चीज का प्लानर? कि टेस्ट सीरीज कैसे चलेगी, किस किस डेट को कौन कौन सा टेस्ट देना है। आप अपनी प्रिपरेशन के अनुसार इस प्लानर को एडिट भी कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो, सुविधा के अनुसार आप इसको चेंज भी कर सकते हो। अच्छा, ये टेस्ट सीरीज आपके घर कोरियर के थ्रू भिजवाई जाएगी, जिसका प्राइस 1500 रुपए है। 1500 रुपए में आपको 22 टेस्ट आपके घर कोरियर के थ्रू भिजवाए जाएंगे। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी है जिसका प्राइस 999 रुपए है। आप चाहें तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं जो सिर्फ ऐप पे चलती है, मगर यदि आपके पास इकोनॉमिकली ठीक हो तो आप ये प्रीफर करो। क्यों? क्योंकि आपका पेपर ऑफलाइन पेपर है, तो ऑफलाइन पेपर को आप प्रीफर करो। उससे क्या होगा, आप घर में बैठ के उसी टाइम टेबल के हिसाब से अच्छे से दे पाओगे। मेरा बस सभी बच्चों से एक ही कहना है कि देखो, रिवीजन तो करना ही पड़ेगा, बिना रिवीजन सिलेक्शन नहीं होगा, मगर रिवीजन अच्छे से करना होगा, विद प्लान करना होगा। नहीं तो आप सिर्फ पेपर दोगे मगर नंबर को इंप्रूव करने का आपके पास कोई रास्ता नहीं रहेगा। हाँ, आपको लगता है कि मैं अपने टॉपिक पे धुरंधर हूं, हाँ, तो मैं 100% करूं तब भी सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है, कि बहुत सारी मिस्टेक होती हैं जो लास्ट टाइम पे पता चलती हैं। तो टेस्ट सीरीज इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लास्ट टाइम पर, क्योंकि ये आपकी उन सिली मिस्टेक को, आपकी कमियों को दूर करती है जो एक्चुअल में आपने अपनी तैयारी के दौरान की है। ठीक है, आपको लगता है यार ये टॉपिक तो मेरा बहुत स्ट्रांग है। जब एक बार मैंने एनसीईआरटी चैलेंज करके बच्चों के सामने रखा था मात्र कुछ टॉपिक का, तो मैंने कहा आपने एनसीईआरटी बहुत बार पढ़ी है, मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं, क्या आप 50 में से 50 क्वेश्चन कर पाते हो? तब बच्चों ने यही बात कहा, सर एनसीईआरटी के क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं, सर एनसीईआरटी से ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, सर हम तो 50 तो छोड़ो, हम 35 क्वेश्चन ही कर पाए इसके अंदर से। तो ये एनालिसिस बहुत जरूरी है कि आप जिन टॉपिक को लग रहा है कि बहुत स्ट्रांग कर चुके हैं, क्या वास्तव में उसके क्वेश्चन आप 100% कर पा रहे हो अगर एनसीईआरटी बेस्ड आते हैं? तो इसके लिए टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है। और कोई भी बच्चा जो वास्तव में नीट लास्ट ईयर उससे पहले क्वालिफाई किया है, उससे जब डिस्कस करते हो तो वो एक ही बात बोलेगा, अगर आपने मल्टीपल टेस्ट नहीं दिए तो भूल जाओ सिलेक्शन चाहे कितना भी पढ़ लो। ठीक है, टेस्ट तो देने पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो टेस्ट देने पड़ेंगे और एनालिसिस के साथ देने पड़ेंगे, और उसमें हम सब लोग आपके साथ हैं। ठीक है, जो भी बेस्ट से बेस्ट साथ में होता रहेगा, हम टेस्ट के संग आपको वो चीजें प्रोवाइड कराते रहेंगे। ठीक है, और कुछ सर? तो बात बाकी का क्लियर है। ठीक है, और जितना भी हम प्रैक्टिस की सपोर्ट है वो हम आपको ऑलरेडी दे ही रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि यहां पर डोपा प्राइम मिल रहा है आपको, यहां पर आपको BMS, हाँ बिल्कुल अलग से, क्योंकि प्रैक्टिस के करने के बाद जब टेस्ट देते हो ना, तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए हम लोग बिल्कुल आपके साथ लगे हुए हैं। यस यस, बैचों में भी रिवीजन चल रहा है, यूट्यूब पर भी हम रिवीजन करा रहे हैं, एनसीईआरटी डीप लाइन की फॉर्म में करा रहे हैं, 11th करा दिया, 12th आपका चल रहा है। ठीक है, और प्रैक्टिस शीट हम ऑलरेडी दे ही रहे हैं। ठीक है, टेलीग्राम पर दे रहे हैं प्रैक्टिस शीट, अब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, अब बात आती है टेस्ट देने की। टेस्ट आपको एक डेट देगा, एक टारगेट देगा, बस आपको टारगेट अचीव करते जाना है और अपने अंदर कॉन्फिडेंस से बिल्डअप करते जाना है। ठीक है, तो अब देर नहीं करनी और अपने, ठीक है, टारगेट को सुनिश्चित करना है।